अच्छा, एक सवाल है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मतलब कागज पर तो सब कुछ ठीक है, जिंदगी में सब सही चल रहा है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कुछ खालीपन सा है? हाँ, एक अजीब सी बेचैनी है ना। बिल्कुल, जैसे हम कोई और ही जिंदगी जी रहे हैं और हमारी अपनी जिंदगी वो कहीं और हमारा इंतजार कर रही है। और ये एहसास बहुत आम है। हम बस इसके बारे में बात नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे हमारी आत्मा हमें कोई इशारा दे रही है, पर हमें समझ नहीं आता। बिल्कुल, और यही इशारा हमें आज की हमारी चर्चा के केंद्र में लाता है। हमारे पास ब्रायना वीस्ट की किताब व्हेन यू आर रेडी दिस इज हाउ यू हील से जुड़े कुछ नोट्स हैं। तो आज हम इन्हीं विचारों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सच्चा उपचार या हीलिंग है वो आखिर है क्या। हाँ, और किताब का नजरिया थोड़ा अलग है। ये खुद को बदलने या फिक्स करने के बारे में नहीं है। नहीं है। ये खुद को गहराई से समझने और स्वीकार करने के बारे में है। सही। और किताब की एक लाइन ने मुझे शुरू में ही चौंका दिया था। वो कहती हैं, आप ठीक होने के लिए तैयार नहीं होते, आप ठीक होकर ही तैयार होते हैं। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत गहरा है कि हीलिंग कोई मंजिल नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं कि एक दिन हम वहां पहुंच जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये एक सफर है। हाँ, एक प्रक्रिया जो उसी पल शुरू हो जाती है जब हम हिम्मत करके अपने दर्द की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। तो चलिए इसी विचार के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला और सबसे बड़ा विचार जो इस किताब से निकलता है वो है दर्द को देखने का हमारा नजरिया। किताब कहती है कि दर्द हमारा दुश्मन नहीं बल्कि एक सिग्नल है। सही कहा। हम सब अपनी जिंदगी में दुख, चिंता, निराशा, इन भावनाओं से भागने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये असहज करती हैं। हाँ, तो हम खुद को काम में डुबो देते हैं, घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं या कुछ और करने लगते हैं ताकि वो अंदर की चुभन महसूस ना हो। किताब में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। सोचे कोई इंसान ऐसी नौकरी कर रहा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो सुरक्षित है, तनख्वाह अच्छी है। हाँ, पर हर सोमवार सुबह उसके सीने में एक भारीपन महसूस होता है, एक अनजाना सा डर। हम इसे मंडे ब्लूज कहकर टाल देते हैं। पर वीस्ट कहती हैं कि ये भारीपन या ये डर हमारा दुश्मन नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल। ये हमारे अंदर की आवाज है जो धीरे धीरे हमें जगाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है, रुको, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं ले जाएगा। ये रास्ता तुम्हारा है ही नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि दर्द एक गाइड है, लेकिन जब कोई सच में बहुत गहरे दुख में हो तो उस दर्द के साथ बैठना और उसे सुनना वो तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि सीधे अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। अच्छा। वो कहती है, छोटी शुरुआत करो, बस 5 मिनट के लिए शाफी से बैठो, उस भावना से भागो मत, बस उसे महसूस करो और खुद से एक सवाल पूछो, तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? शुरू में शायद कोई जवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, शायद कई हफ्तों तक। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे अंदर के उस हिस्से को यकीन हो जाता है कि हम सच में सुनना चाहते हैं, तो वो बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस सफर का पहला कदम है दर्द के सिग्नल को सुनना बिना डरे। पर एक बार जब हम सुन लेते हैं तो वो सिग्नल अक्सर हमें ये बताता है कि गड़बड़ बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर की सोच में है। हाँ, और यहीं से हमारा अगला पड़ाव शुरू होता है, अपनी कहानी को फिर से लिखना। बिल्कुल, हम सब अपने बारे में कहानी जीते हैं जो हम अनजाने में खुद को सुनाते रहते हैं। जैसे मेरी किस्मती खराब है, या मैं रिश्तों में हमेशा असफल होता हूँ, या मैं कभी उतना सफल नहीं हो पाऊंगा। और ये सिर्फ विचार नहीं रहते, धीरे धीरे ये हमारी पहचान बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी आइडेंटिटी। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, कहानी पहचानो, उसे चुनौती दो और बदल दो, लेकिन असल में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी पुरानी कहानी हमें एक तरह की सुरक्षा भी तो देती है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। भले ही वो कहानी दुख भरी हो, पर वो जानी पहचानी होती है। हाँ, एक कंफर्ट जोन होता है। और यहीं पर विजार्ट एक गहरी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि हम अपनी दुख भरी कहानियों से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि वे हमें जिम्मेदारी से बचाती हैं। अच्छा, कैसे? अगर मेरे साथ हमेशा बुरा होता है तो फिर कुछ भी अच्छा करने की कोशिश ही क्यों करना? इस कहानी को बदलना मतलब अपनी जिंदगी की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में लेना, और ये डरावना हो सकता है। तो फिर इस डर के बावजूद कहानी को बदलें कैसे? किताब इसे 3 चरणों में समझाती है। पहला है पहचानो, अपने मन में लगातार चल रही उस नकारात्मक कहानी को पहचानें। ठीक है। दूसरा है चुनौती दो, जब वो कहानी मन में आए तो खुद से सवाल पूछें,
क्या ये 100% सच है? क्या कभी भी इसका कोई अपवाद नहीं हुआ? ये सवाल उस कहानी की पकड़ को कमजोर कर देता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, दोबारा लिखो। एक नई, ज्यादा शक्तिशाली और दयालु कहानी चुनो। जैसे पुरानी कहानी हो सकती है मैं टूट गया हूँ। और नई कहानी हो सकती है मैं एक बहुत कठिन दौर से गुजरा हूं जिसने मुझे पहले से सादा, मजबूत और समझदार बनाया है। ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और ध्यान दें, ये झूठ बोलना नहीं है, ये बस उस सच्चाई को चुनना है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। ये ऐसा है जैसे हम अपने अंदरूनी जीपीएस को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे ये अंदरूनी जीपीएस वाला विचार बहुत अच्छा लगा और इसी को शायद किताब में इंटरनल रीअलाइनमेंट कहा गया है। हम बाहर कुछ नहीं बदल रहे, बस अंदर का सिस्टम ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये रीअलाइनमेंट आसान नहीं होता। इसमें हमें उस दायरे से बाहर निकलना पड़ता है जहां सब कुछ जाना पहचाना और आसान लगता है। कंफर्ट जोन। हाँ, कंफर्ट जोन। और यहीं पर किताब की एक और बात मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर गई। वो कहती हैं कि असली बदलाव और हीलिंग का जन्म ही बेचैनी या डिस्कम्फर्ट में होता है। सही। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब ठीक होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, पर किताब कहती है जब हम आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तब चीजें पहले और ज्यादा असहज होती हैं। किताब में तितली का एक बहुत सुंदर रूपक है। हाँ। एक कीड़ा जब तितली बनने की प्रक्रिया में होता है तो वो एक कुकून के अंधेरे और तंग माहौल से गुजरता है। वो संघर्ष करता है, छटपटाता है। अगर आप उसकी मदद करने के लिए कोकून को काट दें तो तितली कभी उड़ नहीं पाएगी। वो संघर्ष ही उसके पंखों को मजबूती देता है। मतलब वो बेचैनी, वो असुविधा असल में हमारे काया पलट या मेटामॉर्फोसिस का संकेत है। ये कोई सजा नहीं है। नहीं, ये हमारे विकास का सबूत है। हाँ। जैसे किसी मुश्किल बातचीत को महीनों तक टालते रहना। हाँ। हम सोचते हैं कि हम शांति बनाए हुए हैं, हाँ। पर अंदर ही अंदर वो बेचैनी हमें खाए जाती है। और जब हम हिम्मत करके वो बातचीत कर लेते हैं, भले ही वो कितनी भी असहज क्यों ना हो, उसके बाद एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस होता है। वो बेचैनी इस बात का संकेत है कि हम खुद पर यकीन कर रहे हैं। हम खुद से कह रहे हैं, हाँ ये मुश्किल है, पर मैं इसे झेल सकता हूँ क्योंकि इसके पार ही मेरा ज्यादा सच्चा और आजाद स्वरूप है। तो इस मुश्किल, बेचैन करने वाले रास्ते पर चलने के लिए हमें एक सहारे की जरूरत होती है, और वो सहारा कहीं बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। हाँ। और यहीं पर आत्म प्रेम या सेल्फ लव का विचार आता है, पर किताब इसे उस तरह से नहीं देखती जैसे हम आम तौर पर सोचते हैं। सही बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्म प्रेम का मतलब है शीशे के सामने खड़े होकर खुद की तारीफ करना या खुद के लिए बहुत प्यार महसूस करना। हाँ, जो बहुत मुश्किल है जब कोई अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा हो। मां मुमकिन है। और यहीं पर वीस्ट का नजरिया क्रांतिकारी है। वो कहती हैं कि आत्म प्रेम वो नहीं है जो हम महसूस करते हैं, बल्कि वो है जो हम करते हैं। ये एक क्रिया है, भावना नहीं। इसका मतलब जब आपका मन देर रात तक फोन चलाने का कर रहा हो, तब फोन को रखकर सो जाना भी एक तरह का आत्म प्रेम है, भले ही उस वक्त आपका मन आपसे नफरत कर रहा हो। बिल्कुल यही। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। आत्म प्रेम की क्रियाओं के और भी कई उदाहरण हैं, जैसे सीमाएं बनाना, बाउंड्री सेट करना। हाँ, जब आपका मन ना हो तो किसी को नहीं कहना, भले ही आपको डर हो कि उन्हें बुरा लगेगा। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना, समय पर खाना, जब शरीर थक गया हो तो आराम करना। और खुद से बात करने का तरीका। हाँ, सबसे जरूरी, गलती होने पर खुद से एक दोस्त जैसा व्यवहार करना। खुद को डांटने और कोसने की बजाय खुद को समझाना कि कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ना कहना सीखा तो मुझे बहुत अपराध बोध महसूस हुआ। हमें सिखाया ही नहीं जाता कि ना कहना भी खुद की देखभाल का एक तरीका है। ये बहुत जरूरी बात है। मतलब हमें अच्छी भावना का इंतजार नहीं करना है, हमें सही क्रिया शुरू करनी है। और जब हम बार बार खुद के लिए ये छोटे छोटे प्यार भरे काम करते हैं तो वो अच्छी भावना अपने आप पैदा होने लगती है। क्रिया पहले आती है, भावना उसका अनुसरण करती है। यही इसका सार है। ये क्रिया वाली बात एक और बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। कौन सी? वो ये कि हम हीलिंग किसी भविष्य के लिए कर रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, या जब मेरा ये दुख खत्म हो जाएगा तब मैं अपनी जिंदगी जीना शुरू करूंगा। और ये एक बहुत बड़ा जाल है। वीस्ट कहती हैं कि उपचार का असली लक्ष्य किसी बेहतरीन, दुख रहित भविष्य तक पहुंचना नहीं है। तो फिर क्या है? उपचार का असली लक्ष्य है अभी,
इसी पल में, जहां हम हैं और जैसे भी हम हैं, पूरी तरह जीना सीखना। ये अपनी आज की सच्चाई को स्वीकार करना है, चाहे वो कितनी भी अधूरी या दर्दनाक क्यों ना हो। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम अपनी खुशी को लगातार आगे के लिए टाल रहे हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक हम खुश होने के लायक नहीं है। बिल्कुल। और हीलिंग हमें इसी सोच से आज़ाद करती है। यह हमें सिखाती है कि हमारा पर्याप्त होना या मूल्यवान होना किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। हम अभी इसी टूटी-फूटी हालत में पूरे और मूल्यवान हैं। हीलिंग हमें भविष्य के लिए तैयार नहीं करती, वो हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। लेकिन वर्तमान में जीने के लिए हमें अपने अतीत का बोझ उतारना पड़ेगा। और मुझे लगता है इस सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव, सबसे ऊंचा पहाड़ यही है, अपने अतीत के लिए खुद को माफ कर पाना। हाँ, वो काश मैंने ऐसा ना किया होता वाली सोच हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। ये एक बहुत भारी बोझ है। हम आज के ज्ञान और समझ से अपने अतीत के उस इंसान को जज करते हैं। सही। और वीस्ट हमें एक बहुत ही दयालु और जरूरी बात याद दिलाती हैं। उस समय हमारे पास जो ज्ञान, जो समझ और जो भावनात्मक शक्ति थी, हमने उसी के आधार पर अपने लिए सबसे सही फैसला लिया था। मतलब उस व्यक्ति की निंदा करने का कोई मतलब नहीं है जो हम कल थे। आज के चश्मे से कल के मैं को जज करना ही सबसे बड़ी नाइंसाफी है। बिल्कुल। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अतीत के उस स्व को समझने की कोशिश करते हैं, उस पर दया करते हैं और उसे सम्मान के साथ विदा कहकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। किताब की एक पंक्ति इस विचार को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। माफी भविष्य को दिया गया एक आमंत्रण है। वाह। जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम अपने लिए एक नए भविष्य के दरवाजे खोलते हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि हीलिंग कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, ये एक आंतरिक पुनः संरेखण है। इंटरनल रीअलाइनमेंट। हाँ, ये नौकरी या रिश्ते बदलने के बारे में उतना नहीं है जितना अपने अंदर की दुनिया, अपने विचारों, अपनी कहानियों और खुद के साथ अपने रिश्ते को फिर से व्यवस्थित करने के बारे में है। सही। ये सफर दर्द को सुनने से शुरू होता है, अपनी कहानी को बदलने तक जाता है, बेचैनी को गले लगाता है और आत्मप्रेम और माफी के साथ आगे बढ़ता है। और अंतिम विचार यही है कि ये पूरा सफर उस दर्द की ओर मुड़ने से शुरू होता है जिससे हम शायद सालों से भाग रहे थे। किताब हमें धीरे से ये एहसास दिलाती है कि ठीक होने का समय आ गया है और रास्ता कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमें बस उस दर्द का सामना करने की हिम्मत करनी है, क्योंकि उसी के भीतर हमारी असली शक्ति, हमारी सच्ची आजादी और हमारा संपूर्ण स्व छिपा है। तो इस चर्चा को हम एक गहरे सवाल के साथ समाप्त करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सीधे इन विचारों से जुड़ा है और हर किसी को शायद खुद से पूछना चाहिए। अगर दर्द वाकई एक सिग्नल है, तो आज किसी का दर्द उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? और क्या वो सुनने के लिए तैयार है? क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।